वियतनाम एक ऐसी जगह जहाँ हर शहर एक कहानी कहता है, जहाँ हनोई की हसल, सापा के मिस्टी माउंटेन्स और हलोंग बी की ड्रीमी क्रूजेस आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। दनांग के गोल्डन ब्रिजेस, होयान के लैंटर्न्स और फूकोक के ट्रॉपिकल बीचेस, हर स्टॉप एक नया एडवेंचर। हमने पूरा वियतनाम घूमा, नॉर्थ से लेके साउथ तक, और अब हम ला रहे हैं आपके लिए एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड, ताकि आपका भी अगला ट्रिप हो परफेक्ट और अनफॉरगेटेबल। तो चलो शुरू करते हैं हमारे वियतनाम की कहानी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले हम वियतनाम की 15 डेज की ट्रिप करके वापस आए हैं और वहां पर हमने बहुत सारे मेजर सिटीज और अट्रैक्शंस को विजिट किया। अगर आप भी नेक्स्ट ट्रिप आपकी वियतनाम के लिए प्लान कर रहे हो तो उसके लिए लगने वाला वीजा, फ्लाइट्स, अकोमोडेशन या फिर होटल्स, वियतनाम के मेजर अट्रैक्शंस, ट्रांसपोर्टेशंस कैसे है, कौन से रूट से जाना है, कौन सी सिटी पहले विजिट करनी है, जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी वियतनाम के रिलेटेड आपकी क्वेरीज है, वो सारी क्वेरीज आपको इसी वीडियो में सॉल्व करके मिल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं एक छोटा सा इंट्रो दे दूं। मेरा नाम है विप्लव। मैं और मेरी वाइफ रश्मि, हम दोनों मिलके कपल्स और फैमिलीज के लिए इस चैनल के ऊपर ट्रैवल कंटेंट बनाते हैं। सस्ता ट्रैवल या फिर चीप ट्रैवल, इट्स बेसिकली आउट ऑफ फोकस फॉर अस। तो वी बिलीव ट्रैवल शुड बी अफोर्डेबल, और उसी के लिए हम हमारे सारे एक्सपीरियंसेस और पूरी आइटनरी आज की वीडियो में शेयर करेंगे। बेसिकली यू कैन ट्रैवल एज अ कपल और एज अ फैमिली, और 200 या 300 रुपए पर नाइट के हॉस्टल में रहो, या फिर रोज या सारे दिन सुबह शाम स्ट्रीट फूड खाओ और पैसे बचाओ और उसे चीप ट्रैवल बोलो। सो वी डोंट बिलीव इन दैट। बेसिकली मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग जो है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जहां पर अगर हमें पैसा खर्च करना है तो वहां पे पैसा खर्च करना चाहिए, जहां पे हम पैसा बचा सकते हैं वहां पे पैसा बचाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि कौन से जगह पे हम विजिट कर सकते हैं वियतनाम में, कैसे हम उसे अफोर्डेबल रख सकते हैं ना कि चीप, कहाँ पे हम खाना खा सकते हैं, कहाँ पे हम पैसे को बचाने के लिए किसी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। सारी चीजों के बारे में इसी वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो इंट्रोडक्शन को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो देखिए, बेसिकली इंडिया के सारे मेजर सिटीज से आपको हनोई या फिर होचिमिन सिटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। और बेसिकली आपको ये जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो अराउंड मुझे लगता है 25 to 35,000 के आसपास आपको रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी। मे बी ये डिफर करता है कि आप किस सीजन में जा रहे हो, तो स्लाइटली कॉस्ट ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ लो तो 25 to 35,000 के आसपास आपको फ्लाइट मिलेगी। तो फ्लाइट कहाँ से बुक करनी है? तो सबको पता है कि फ्लाइट बुकिंग के लिए सबसे इजीएस्ट ऑप्शन है फिलहाल स्काई स्कैनर या फिर गूगल फ्लाइट्स। तो गूगल फ्लाइट्स या स्काई स्कैनर का यूज करके आप फ्लाइट्स को बुक कर सकते हो चीपली। उसके लिए आप अलर्ट्स भी सेट करके रख सकते हो। जब भी आपको चीप अलर्ट मिले कि अभी सस्ती मिल रही है फ्लाइट ये पर्टिकुलर डे पर, और वो आपका दिन है मतलब विजिट करने के लिए वियतनाम का, इट्स राइट टाइम टू विजिट वियतनाम, तो वो टाइम पे आप उसे बुक करके रख सकते हो। इसके अलावा मैं और एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि खुद आप मतलब 3 से 6 महीने पहले कम से कम फ्लाइट बुक करो अगर आपको अच्छी डील चाहिए तो। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप 1 महीना पहले या 15 डेज पहले भी फ्लाइट बुक करें तो भी आपको अच्छी डील मिलती है। हाँ, मिल सकती है, लेकिन इट डिपेंड्स कि फ्लाइट में सीट्स कितने अवेलेबल है या फिर वो सीजन कौन सा है, क्योंकि फ्लाइट के जो प्राइजेस रहते हैं वो कंप्लीटली डायनामिक रहते हैं, तो वो रोज चेंज होते हैं। तो इसीलिए अलर्ट सेट करके रखना इज वेरी गुड थिंग। और आप कम से कम 3 से 6 महीने पहले, आपके ट्रैवल डेट के 3 से 6 महीने पहले आप उसको बुक करके रखो। अब आते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो है वीजा। तो देखिए, इंडियंस के लिए वियतनाम वीजा फ्री कंट्री नहीं है। आपको वहां जाने के लिए ई वीजा लगता है, और वो भी आपको प्रायर लेके रखना पड़ता है। मतलब लाइक आप वहां पे जाके ई वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, या वीजा ऑन अराइवल नहीं है हमारे लिए। तो उसके लिए आपको कम से कम 14 से 15 डेज पहले वीजा निकाल के रखना पड़ेगा। तो वीजा के लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप डायरेक्टली वियतनाम के जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पेज है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है वीजा के लिए, उसको विजिट कर सकते हो। वहां पे आपकी सारी जो डिटेल्स है पासपोर्ट के ऊपर की, वो प्रॉपरली फिलअप कर दीजिए। ऑब्वियसली वो एरर फ्री होनी चाहिए, उनके पूरे टर्म्स और जो कंडीशन है उसके हिसाब से होनी चाहिए। सब कुछ फिलअप करके आप उसे सबमिट कर दीजिए, उसकी फीस पेड कर दीजिए, और वीजा आपको आपकी ईमेल पे मिल जाएगा। उसके लिए तकरीबन 7 से 8 दिन लगते हैं वीजा आने के लिए। किसी किसी केसेस में जल्दी भी मिल जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली आप 8 दिन पकड़ के चल दीजिए कि 8 दिन आपको वीजा आने के लिए लगेंगे। उसके अलावा अगर थर्ड पार्टी भी वेबसाइट्स है, जैसे कि मेक माई ट्रिप हो गया, एटलिस्ट हो गया, या फिर अकबर ट्रैवल हो गया, वहां से भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हो।
और अगर आपको सीमलेस प्रोसेस चाहिए, ज़्यादा हसल नहीं चाहिए वीज़ा को अप्लाई करना वगैरह वगैरह, तो उसके लिए ये भी एक अच्छा प्रोसेस है। उसके थ्रू आप जाओ, आपके डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली उस कंपनी को दे दो, वो आपका वीज़ा प्रोसेस करके दे देंगे। उसमें वो ज़्यादातर 300 या 400 के रुपीज़ के आसपास कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। तो मोटा-मोटा आपको जो वीज़ा है वो 2000 या 2500 के आसपास पर पर्सन मिल जाएगा। अब बात करते हैं होटल्स की। सो वियतनाम में तो होटल्स एक अच्छे खासे रेट में मिल जाते हैं। तो आप पकड़ के चलो कि पर नाइट अच्छा 3 स्टार होटल आपको 2000 टू 3000 के आसपास मिल जाएगा। ऑब्वियसली वापस सीज़न मैटर करता है, कौन से सीज़न में आप जा रहे हो, ये क्राउड कैसा है वहाँ पे, अट्रैक्ट किस लोकेशन में आप ले रहे हो, वो भी सारी चीज़ें उसमें कंसिडर की जाती है। लेकिन फिर भी अप्रॉक्सिमेटली आपको 2 टू 3000 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ के आसपास पर नाइट में आपको होटल वहाँ पे मिल जाएगा। अब होटल कहाँ पे लेना है, मतलब किस एरिया में रुकना है, किस लोकेशन में रुकना है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब हम आइटिनरी डिस्कस करेंगे वो टाइम पे। लेकिन उसके लिए आप booking.com पे जा सकते हो। booking.com के ऊपर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएँगे होटल्स के, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, जहाँ पे रिव्यूज़ आपको अच्छे लग रहे हैं, ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूडेड है या फिर उनका चेक इन चेक आउट टाइम वो भी आप चेक कर लो। जो भी चीज़ें आपको फ़िज़िबल लगती है, वो देख के आप आपके होटल्स को बुक कर सकते हो। अभी आते हैं सिम कार्ड के ऊपर। सो सिम कार्ड तो आप डायरेक्टली हो ची मिन सिटी एयरपोर्ट से या फिर हनोई एयरपोर्ट से डायरेक्टली जाके पिक कर सकते हो, लाइक मतलब बाय कर सकते हो। वहाँ पे आपको अलग-अलग प्लान्स मिल जाएँगे सिम कार्ड के, डेटा के प्लान्स या कॉलिंग के प्लान्स, वो देख के आप उसे बाय कर सकते हो। अगर वो वैसा नहीं करना है आपको, तो दूसरा ऐसा ऑप्शन है कि आप क्लुक से ऑलरेडी बुक करके रख सकते हो और आपको सिर्फ कलेक्ट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर जाके। और अगर सपोज़ आपका फ़ोन ई सिम सपोर्ट करता है, तो क्लुक पे ही आपको ई सिम भी मिल जाएगा, जो आप विदिन 10 मिनट्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो और आपका डेटा या जो भी कॉलिंग वगैरह फीचर्स है वो वियतनाम में तुरंत स्टार्ट हो जाएँगे। तो मोटा-मोटी पकड़ के चलो कि आपको 1000 टू 2000 रुपीज़ लग जाएँगे मे बी 15 डेज़ के ट्रिप के लिए, आपके सिम कार्ड के लिए। तो उतना आप अलॉट करके रखो अलग से। अभी ऐप्स कौन से आपको आपके फ़ोन में इंस्टॉल करके रखने हैं अगर आप वियतनाम जा रहे हो तो? तो सबसे पहला ऐप जो है वो एरालो, अभी हमने बात की थी ई सिम की, तो एरालो इज़ एक्चुअली ई सिम ऐप, लेकिन वो फिलहाल इंडिया में नहीं चलता है। तो अगर आप वियतनाम में जब लैंड करते हो, तो आप एरालो ओपन कर सकते हो, वो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप जो भी आपको प्लान चाहिए वो प्लान सेलेक्ट कर लो और वो तुरंत एक्टिवेट भी हो जाता है आपका ई सिम। वहाँ पे एक चीज़ समझ लो आप कि वहाँ पे फिज़िकल सिम नहीं देता है एरालो, आपको सिर्फ़ ई सिम मिलेगा उस ऐप के ऊपर। लेकिन उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही सीमलेस है। मैं खुद 3-4 कंट्रीज़ में ऑलरेडी एरालो हमने यूज़ किया हुआ है, तो बहुत ही आसान है। स्लाइटली एक्सपेंसिव है एज़ कंपेयर टू लोकल सिम कंपनीज़। लेकिन अगर आपको फिज़िबिलिटी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी तुरंत चाहिए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ऐप है, आप आपके फ़ोन में रख सकते हो और तुरंत उससे सिम परचेज़ करके, उसको इंस्टॉल करके आपका कनेक्टिविटी चालू हो जाएगा। तो सेकंड जो ऐप है वो आपको लगेगा गूगल मैप्स। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब बाइक ले रहे हो, रेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको गूगल मैप्स बहुत ज़रूरी है। उसके हेल्प से आप अलग-अलग अट्रैक्शंस को, लोकेशंस को विज़िट कर सकते हो। बाय वॉक भी आपको जाना है तो गूगल मैप लगा के आप तुरंत आपके होटल से निकल जाओगे और वो ज़्यादा ईज़ी पड़ता है। और सबसे मेन चीज़ कि वियतनाम में गूगल मैप्स बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है, तो आपको गूगल मैप्स साथ में रखना पड़ेगा। तो अगला ऐप है गूगल ट्रांसलेट। वैसे तो वियतनाम में इंग्लिश बहुत सारे लोगों को आता है, मतलब मेजर सिटीज़ में या फिर जो भी टॉप अट्रैक्शंस या जो टूरिस्टिक स्पॉट्स है वहाँ पर ऑलमोस्ट सबको इंग्लिश आता है। लेकिन कहीं-कहीं जगह पे जैसे कुछ लोकल मार्केट्स हो गए या फिर आप किसी छोटे से रेस्टोरेंट में जाओगे या फिर स्ट्रीट फूड खाओगे, तो वहाँ पे ज़्यादा लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। तो वहाँ पे आपको गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करना पड़ेगा। तो वो ऐप आपको फ़ोन में रखना बहुत ज़रूरी है। जो नेक्स्ट ऐप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वियतनाम जाने के लिए, जो है ग्रैब ऐप। तो ग्रैब बेसिकली एक टैक्सी ऐप है। यहाँ पे आप टैक्सी बुक कर सकते हो या फिर फूड भी आप ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपके होटल में आपको फूड डिलीवरी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। तो ग्रैब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ़ोन में होना चाहिए। आपको कहीं पे भी जाना है वियतनाम में, तो आप ग्रैब से टैक्सी करके जा सकते हो। ये वियतनाम प्रॉपर मेनलैंड में भी काम करता है और अगर आप फूकोक जा रहे हो, तो फूकोक में भी आपको ग्रैब ही लगेगा। सो बेसिकली ग्रैब तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करके रखना है। अगला ऐप है क्लुक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, क्योंकि यहाँ पे आप सारे अट्रैक्शंस को बुक कर सकते हो। जो भी कोई एक्टिविटीज़ आपको वियतनाम में करनी है, वो सारी एक्टिविटीज़ आपको क्लुक के ऊपर मिल जाएगी और इस पे आपको थोड़े रेट्स भी कंपैरेटिवली कम मिलते हैं, मतलब सस्ते मिलते हैं लोकल टिकट्स बाय करने से। तो क्लुक को भी आपके फ़ोन में इंस्टॉल करके ज़रूर रखना। तो अब बात करते हैं करेंसी की। वियतनाम में चलता है वियतनामीज़ डॉन्ग। सो 1 इंडियन रुपीज़ इज़ इक्वल टू 300 वियतनामीज़ डॉन्ग। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इंडिया से आप डॉलर्स लेके जाओ और एयरपोर्ट पर 50 या फिर 100 यूएसडी डॉलर्स एक्सचेंज कर लो वियतनामीज़ डॉन्ग के साथ।
इससे आपको एक अच्छा एक्सचेंज रेट मिलेगा और जब भी आपको बाद में ज़रूरत पड़ेगी आप सिटी सेंटर में कहीं से भी करेंसी एक्सचेंज ऑफिस से या फिर ज्वेलरी शॉप से उसे डोंग में कन्वर्ट करवा सकते हो। अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो है वियतनाम की आइटनरी। सो बेसिकली हम 15 डेज की आइटनरी इसमें शेयर करने वाले हैं और आप 7 दिन, 12 दिन, 15 दिन आपके हिसाब से इस आइटनरी को एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने हर मेन सिटी में 3 से 4 दिन का ही टाइम पीरियड रखा हुआ है। तो अगर आप 7 दिन के लिए जा रहे हो तो 2 सिटीज़ और उसके सराउंडिंग अट्रैक्शंस को विजिट करना है। अगर आप 3 अलग-अलग सिटीज़ जाओगे, मतलब अगर आपको 12 दिन की आइटनरी चाहिए तो आप 3 अलग-अलग सिटीज़ जाओ, उसके सराउंडिंग्स अट्रैक्शंस को विजिट करो लाइकवाइज। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने डे 1 आइटनरी के साथ। सो बेसिकली बहुत सारे लोग वियतनाम को साउथ से लेके नॉर्थ इस डायरेक्शन में मतलब विजिट करते हैं पूरी आइटनरी बना के, लेकिन हम नॉर्थ से साउथ विजिट करने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला डेस्टिनेशन होने वाला है, जो फर्स्ट सिटी होने वाली है, वो है हनोई। सो डे 1 को हम हनोई में लैंड करेंगे। इंडिया से ज़्यादातर जो भी फ्लाइट्स चलती है वियतनाम के लिए, तो वो सारी ओवरनाइट फ्लाइट्स होती है। सो बेसिकली अगर आप हनोई पहुँचोगे तो आपको सुबह मतलब 6 या 7 बजे के आसपास ही आप हनोई में आओगे। तो आपको उस दिन डायरेक्टली आपके होटल में चेक इन करना है। अभी और एक चीज़ ऐसी है कि वियतनाम में बहुत सारे जो होटल्स है या ग्लोबली भी आप पकड़ लो, वो 2 या 3 बजे का चेक इन टाइम देते हैं बेसिकली। तो आपको क्या करना है कि 1 दिन पहले से ही आपको होटल बुक करके रखना है। मतलब इन दैट केस कि अगर आप जल्दी पहुंच जाओ 7 बजे या 8 बजे, तो आपके होटल में आपको चेक इन तुरंत मिले, जिससे आपका वो जो पर्टिकुलर डे है, आपका अराइवल डे, वो मिस ना हो जाए। एयरपोर्ट से होटल तक आने के लिए आपको प्राइवेट एयरपोर्ट ट्रांसफर की सर्विस मिल जाएगी या फिर आप ग्रैब कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा हसल नहीं चाहिए तो आप क्लुक पे डायरेक्टली एयरपोर्ट ट्रांसफर का सर्विस बुक कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी बुक करके आ सकते हो। हमने वैसे ही बुक करके हम डायरेक्टली आए थे, जिससे टाइम बच जाता है, ज़्यादा हसल नहीं रहता है। डायरेक्टली बैग आपके गाड़ी में डाल दो और आपका ड्राइवर आपको पहुँचा देगा डायरेक्टली आपके होटल में। हनोई में आपको जो एरिया रखना है, मतलब जिस एरिया में स्टे करना है, वो रहेगा ओल्ड क्वार्टर एरिया। इसके सराउंडिंग ही आपको रुकना है, क्योंकि हनोई के जो भी मतलब ज़्यादातर अट्रैक्शंस है, वो इसी एरिया से आस-पास में है। मतलब ज़्यादातर अट्रैक्शन आप बाय वॉक एक्सप्लोर कर सकते हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप डे ट्रिप लेते हो हनोई से, जो हम आगे बात करेंगे आइटनरी में, तो उसके लिए भी उसका जो पिकअप पॉइंट है, वो ज़्यादातर इसी लोकेशन से मतलब पिकअप किया जाता है। तो अगर आपको होटल में स्टे करना है, तो थोड़े से पैसे आपको मे बी 200 या 500 इंडियन रुपीज़ में थोड़े ज़्यादा पे करने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस, बट स्टिल आप ओल्ड क्वार्टर एरिया में आपको रुकना है। तो सबसे पहले हम उस दिन विज़िट करेंगे ट्रेन स्ट्रीट, जो एक बहुत पॉपुलर अट्रैक्शन है। आपको पता है, आपने इंस्टाग्राम के ऊपर इसके फ़ोटोज़, वीडियोज़ सब कुछ देखा होगा। तो उस दिन का सबसे पहला स्पॉट रहेगा ट्रेन स्ट्रीट। उसके बाद आप विज़िट करोगे नॉन्ग सॉन्ग टेम्पल, सेंट जोसेफ कैथेड्रल, और अगर आपको उसके अलावा टाइम मिलता है तो बहुत सारे कैफ़ेज़ है इसके अराउंड। आप कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, कॉफ़ी एन्जॉय कर सकते हो, फूड एन्जॉय कर सकते हो और दोपहर को जाके हम अपने होटल में रेस्ट कर सकते हो वापस से। लेट आफ्टरनून में हम विज़िट करेंगे होआन किम लेक, उसके बाद इवनिंग मार्केट जो ओल्ड क्वार्टर एरिया में ही आता है। उसके बाद विज़िट करेंगे बियर स्ट्रीट और यही आपको हनोई की नाइट लाइफ़ को भी एक्सपीरियंस करने मिल जाएगी। डे 2 को हम निकलेंगे निन बिन की डे ट्रिप को एक्सप्लोर करने के लिए। सो बेसिकली इसका जो बुकिंग लिंक है, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निन बिन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि त्रांगान करके एरिया है, बायदीन पगोड़ा, उसके बाद मुआ केव जैसे लोकेशंस। ऐसी बहुत सारी जगह आपको उस मतलब डे ट्रिप में एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएगी। और ये जो डे ट्रिप होती है, वो मॉर्निंग में अराउंड 8 या 9 बजे के आसपास स्टार्ट होती है और शाम में आपको 8 बजे के अराउंड वापस से आपको होटल में ड्रॉप कर दिया जाएगा। डे 3 को हम वापस डे ट्रिप करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे हैलोंग बे को, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें आपको क्रूज़ के ऊपर लंच मिलेगा, कायाकिंग कर सकते हो, टी टॉप आइलैंड के ऊपर आप हाइकिंग कर सकते हो। संगसॉट केव्स, जो एक बहुत बड़ा केव का स्ट्रक्चर है वियतनाम का, वो भी आपको इसी ट्रिप में एक्सप्लोर करने को मिलेगा। जाते वक़्त आप पर्ल फैक्ट्री या फिर पर्ल फार्मिंग, जो भी बहुत पॉपुलर चीज़ है वियतनाम में, बहुत ही ट्रेडिशनल चीज़ है, वो भी आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगी। और अगेन ये पूरा डे ट्रिप जो है वो शाम को 8 बजे तक खत्म हो जाएगा और आपको आपके लोकेशन पर या मतलब कि होटल में जो भी आपका ड्रॉप ऑफ पॉइंट है, वहाँ पर आपको वो छोड़ देंगे। डे 4 को हमें करना है हनोई को बाय-बाय, निकलते हैं सापा के लिए। तो सापा जो है, वहाँ पर जाने के लिए आपको हनोई से लग्ज़री बस मिल जाएगी। हमने वो बस ऑनलाइन बुक की थी, उसका भी टिकट आपको मतलब उसके बुकिंग का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हनोई से सापा जाने के लिए आपको अराउंड 6 या साढ़े 6 घंटे का टाइम लगता है। सो आफ्टरनून या लेट आफ्टरनून तक आप सापा में पहुँच जाओगे।
अब सापा में होटल आपको कहाँ लेना है, तो बेसिकली सापा में आपको जो होटल का स्टे है वो बुक करना है सापा स्टेशन के अराउंड, क्योंकि यही सबसे मेन और मतलब लिवली एरिया है यहाँ पे। सारी चीज़ें मार्केट वगैरह सब कुछ यहाँ से नज़दीक है। सापा स्टेशन से ही हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली जाने के लिए, तो सापा स्टेशन ही आपका मतलब उसके अराउंड ही आपका होटल होना चाहिए। तो सापा के आपके होटल में आप चेक इन कर लो और उसी दिन इवनिंग में हम एक्सप्लोर करेंगे सापा लेक और उसके सराउंडिंग्स। बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, रात को पूरा लाइटिंग हो जाता है और बहुत ही अलग सुकून भरा माहौल यहाँ पे मिलता है। तो उस दिन आपको सिर्फ यही चीज़ विजिट करनी है और उसके बाद आपके होटल जाके सो जाना है। डे 5 को मॉर्निंग में जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकल पड़ेंगे कैटकट विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए। उसके बाद मोआना सापा जो एक कैफ़े है, इंस्टाग्रामेबल कैफ़े आपने देखा होगा। उसके बाद अल्पाइन रोलर कोस्टर की राइड और ग्लास ब्रिज। तो ये चारों भी चीज़ें आपको एक दिन में हो जाएगी और बीच में अगर आपको कोई भी टाइम मिलता है तो आप कैफ़ेज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो सापा के। डे 6 को मॉर्निंग में हम जल्दी निकल पड़ेंगे फैंसीवन माउंटेन पीक को विजिट करने के लिए। सो बेसिकली इसको विजिट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सापा स्टेशन के ऊपर। यहाँ से आपको ट्रेन लेके अगले स्टेशन पे जाना पड़ेगा, जो कि एक मुआंग हुआ करके एक स्टेशन है। वहाँ से आपको वापस एक नया केबल कार मिलेगा, जो केबल कार आपको लेके जाएगा फैंसीवन माउंटेन पीक तक। तो अगर आपको ये डिटेल में जानना है तो हमारा वीडियो ऑलरेडी आया हुआ है इसके ऊपर, वो आप हमारे चैनल में चेकआउट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि फैंसीवन माउंटेन पीक कैसे विजिट करना है आपके होटल से या फिर सापा स्टेशन से। ये पूरा दिन आपको फैंसीवन माउंटेन पीक पर ही स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है वो। वहाँ पर आने के लिए जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके अलावा अगर वो क्राउडेड रहता है, मतलब उस दिन ज़्यादा क्राउड रहता है, तो मतलब ट्रेन में या फिर केबल कार में वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है, तो बी रेडी फॉर दैट। और इसकी और एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, इसकी जो रिटर्न ट्रेन होती है या रिटर्न केबल कार की जो जर्नी होती है, उसका जो टाइमिंग है वो लास्ट 4:30 बजे का होता है। तो मेक श्योर करना है कि आपको 4:30 तक वापस से स्टेशन पे आके खड़े रहना है, जिससे आपकी लास्ट जो केबल कार है वो मिस ना हो जाए। और उसके बाद अराउंड आप 5:30 या 6 बजे तक वापस सापा स्टेशन पहुँच जाते हो। तो उसी दिन आप इवनिंग में वापस डायरेक्टली वहाँ से जाओगे सापा मार्केट। सापा मार्केट में आप शॉपिंग कर सकते हो, वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, लोकल लोग जो भी चीज़ें बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे है। बार्गेनिंग करो और आप वहाँ पे खरीद सकते हो। सो वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह है, आप कैफ़ेज़ में फूड एन्जॉय कर सकते हो, रात का डिनर वहाँ पे करके डायरेक्टली आपके होटल आ सकते हो। यहाँ पे आपका हो गया डे खत्म। डे 7 को वापस से जल्दी हमें निकलना है। हमारी जो बस है, लग्ज़री बस, वो आपको वापस बुक करके रखनी है। लग्ज़री बस से हम वापस आएँगे हनोई और हनोई से कुछ टाइम का गैप रखकर आपको आपकी फ़्लाइट लेनी है दनांग के लिए। सो बेसिकली आपको ये सब प्रायर बुक कर रखना पड़ेगा। मेक श्योर करो कि आपका जो बस का अराइवल टाइम है हनोई का, वो और आपकी जो फ़्लाइट है उसका जो डिपार्चर टाइम है, उसके बीच में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए, 4 से 5 घंटे का। तभी मतलब आप ये अचीव कर सकते हो। लेकिन ईज़ी है, ऑब्वियसली हमने किया है ऑलरेडी, तो ईज़ी चीज़ है वो। आपको सिर्फ टाइम्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको सेम डे दनांग पहुंचना है, क्योंकि उसके आगे की आइटनरी दनांग से स्टार्ट होने वाली है। तो अराउंड 6 या 7 बजे के आसपास आप दनांग पहुंच जाओगे। और दनांग में कहाँ रुकना है, तो दनांग में दो ऐसे प्लेसेस में बताता हूँ, मतलब दो लोकेशंस बताता हूँ। एक तो हो गया दनांग बीच, उसका सराउंडिंग एरिया, और दूसरा हो गया मायखे बीच। तो ये दोनों ही सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, मतलब इसी के आसपास सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है देखने के लिए। दोनों भी लोकेशन में से आपको जो बेटर लगता है, जहाँ पे आपको अच्छे डील्स मिलते हैं होटल्स के, वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो उस दिन आपको आपके होटल में चेक इन कर लेना है और फ्रेश वगैरह होके आप शाम को मे बी वॉक वगैरह कर सकते हो दनांग बीच पे, या फिर आप इवनिंग स्पेंड कर सकते हो आपके पार्टनर के साथ या फिर फैमिली के साथ। डे 8 में हम बहुत इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन विजिट करने वाले हैं, जो है बाना हिल्स। बाना हिल्स को जाने के लिए आपको क्लुक से टिकट बुक करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, लेकिन बाना हिल्स जो है वो दनांग सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट में पड़ता है, तो उसके जाने के लिए, आने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएँगे ग्रैब में या फिर बाकी ट्रांसपोर्ट्स में। इससे अच्छा है कि आपको क्लुक से उसका टिकट मिल जाएगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट इंक्लूडेड रहता है, आने का और जाने का दोनों तरफ का, दनांग सिटी से। तो क्लुक से आप टिकट बुक कर लो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुबह 10 या 11 बजे के आसपास आपको बस वहाँ से पिकअप कर लेगी दनांग सिटी सेंटर से, और अराउंड 1 घंटा आपको लगेगा द बाना हिल्स पहुँचने के लिए। सो बाना हिल्स पूरा दिन आपको वहाँ पे स्पेंड करना है और इवनिंग में अराउंड 7 बजे के आसपास आपको वापस बस 6 या 7 बजे आसपास बस आपको वापस ड्रॉप कर दी आपके दनांग के होटल में या फिर सिटी सेंटर में। अभी डे 9 को हमें सबसे पहले तो बाइक रेंट करनी है। बाइक रेंटल के लिए आप ऑनलाइन गूगल पर सर्च कर सकते हो, या फिर मैं वहाँ पे हमने जहाँ से बाइक रेंट की थी,
उसका जो शॉप है उसका लोकेशन या फिर उसका नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे भी उनको कांटेक्ट करके ले सकते हो। तो अराउंड 600 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको बाइक मिल जाएगी। पेट्रोल समथिंग 40 या 50 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में पर लीटर मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे 2 दिन के लिए बाइक रेंट करनी है। तो बाइक रेंट करने के बाद हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे लेडी बुद्धा, उसके बाद मार्बल माउंटेन्स और फिर दनांग बीच। और फिर लेट आफ्टरनून में हम निकल पड़ेंगे वापस बाहर ड्रैगन कार्प फाउंटेन जो है उसको देखने के लिए। उसके बाद सोनत्रा नाइट मार्केट और उसके सामने ही ड्रैगन ब्रिज का शो होता है जो सिर्फ वीकेंड्स पे होता है। सो आपको ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखनी है। ड्रैगन ब्रिज शो जो होता है दनांग का वो सिर्फ वीकेंड्स में होता है, रात को 9 बजे। तो अगर आप वीक डे में जाने वाले हो तो मे भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। तो आपकी आइटनरी इस तरह से प्लान करो कि आप वीकेंड के टाइम में दनांग में हो, तभी आप ड्रैगन ब्रिज शो को एक्सप्लोर कर सकते हो। डे 10 को आप मॉर्निंग में विजिट कर सकते हो मायके बीच, और आफ्टरनून के आसपास वापस निकल पड़ो होयान टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो होयान बेसिकली एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टाउन है। ये पूरा का पूरा टाउन एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, आपको ये बिल्कुल स्किप नहीं कर रहा है अगर आप दनांग विजिट कर रहे हो तो। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेंगी, जैसे कि कोकोनट बोट राइड हो गई या फिर रिवर साइड कैफ़ेज़ आप एंजॉय कर सकते हो। वहाँ पे होयान का एक खुद का लोकल मार्केट है, वो आप देख सकते हो। और वहाँ पर आपको हर जगह लैंटर्न्स वगैरह चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बहुत ब्यूटीफुल टाउन है, आपको पूरा दिन यहीं पे स्पेंड करना है। यहाँ पे इवनिंग भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, मतलब शाम को 6 या 7 बजे के बाद बहुत ही लिवली माहौल बन जाता है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें देखनी है आपको, और उसके बाद आपको शाम को अराउंड 8 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास वापस आपके होटल में रिटर्न आ जाना है। डे 11 जो है, इस दिन हमें वापस अभी दनांग को बाय बाय करना है और निकलना है फूकोक जाने के लिए। सो बेसिकली अगर आप सपोज फूकोक आपके आइटनर में इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो डे 10 आपका लास्ट डे होने वाला है। यहीं से आपको मे बी वापस इंडिया के लिए रिटर्न फ्लाइट होगी तो आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फूकोक को आपके आइटनरी में ऐड करने वाले हो तो इस डे से आपकी फूकोक आइटनरी स्टार्ट हो जाएगी। सो बेसिकली डे 11 को हम दनांग से निकलेंगे, फ्लाइट करके पहुंच जाएंगे फूकोक। फूकोक आते-आते आपको मे बी आफ्टरनून हो जाएगा। अराउंड आप पकड़ लो कि आपको चेक इन 2 बजे के आसपास ही मिलने वाला है। तो 2 बजे के बाद चेक इन कर लोगे और उसके बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह होके रिलैक्स करके आप निकल पड़ो बाहर बीच क्लब को एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारे बीच क्लब्स वहाँ पे है फूकोक में। हमने जो विज़िट किया था, हमने किया था ओशन बीच क्लब एंड बार, जो इवनिंग में बहुत ही ज़बरदस्त वाइब देता है। तो मे बी आप वो ट्राई कर सकते हो और उसके बाद आपको होटल आके सो जाना है। डे 12 यानी फूकोक का जो सेकंड दिन रहेगा, उस दिन आपको विजिट करना है मॉर्निंग में लॉन्ग बीच और स्टारफिश बीच। ये दोनों ही बीच बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके अराउंड और बहुत सारे बीचेस है, अगर आपको टाइम मिलता है आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर करना है कि आपको 3 बजे के बाद जाना है ग्रैंड वर्ल्ड फूकोक। सो ग्रैंड वर्ल्ड फूकोक के आपने फोटोज या वीडियोस देखे होंगे, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये। पूरा वेनेशियन वाइब्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है, गंडोला राइड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे शॉपिंग स्ट्रीट है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये कंप्लीटली फ्री है, आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो। ये 24 आवर्स शुरू रहता है मतलब, लेकिन सुबह जाने में इतना मज़ा नहीं है, तो उसके लिए आपको इवनिंग में ही विजिट करना है। यहाँ पे इवनिंग में 7 बजे के आसपास एक वाटर फाउंटेन शो होता है, वो भी आप देख लो, उसको मिस मत करना। और पूरा दिन वहाँ पे स्पेंड करने के बाद इवनिंग में वापस आपको होटल में वापस आ जाना है। डे 13 को आपको आपके होटल या फिर आपको जो रिसॉर्ट है उसमें मस्त एंजॉय करना है। वहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो। अगर आपने बीच साइड रिसॉर्ट या बीच साइड होटल बुक किया है जो आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा फूकोक में, तो वो आप बुक कर सकते हो। रही बात फूकोक में स्टे कहाँ करना है उसके रिलेटेड, तो फूकोक एक ज़्यादा बड़ा आइलैंड नहीं है, तो फिर भी आप अगर लॉन्ग बीच के आसपास कहीं पे भी आप रुकते हो तो वहाँ से हर जगह पे जाने के लिए कम्यूट बहुत ही ईजी है, तो आप फूकोक में वहाँ पे स्टे कर सकते हो। तो वो दिन के लिए आप सुबह एंजॉय करो, आपके होटल में रुको, वहाँ पे बीच वाइब्स पूरे एंजॉय करो। और उसके बाद आफ्टरनून के बाद हमें जाना है सनसेट टाउन, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है। आपको अलग ही जगह पे आने की फीलिंग यहाँ पे मिलेगी। अगर आपने कुछ लॉन्गेस्ट केबल कार के बारे में सुना होगा, तो बेसिकली वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट केबल कार जो है वो यहीं से चलती है, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपको यहाँ पे आना है। इवनिंग में यहाँ पे किस ब्रिज के ऊपर एक शो होता है, वो शो भी आपको डेफिनेटली देखना है और वो बिल्कुल मिस नहीं करना है, उसका अलग टिकट रहेगा। और जो भी मतलब बुकिंग के लिंक्स या टिकट के लिंक्स है आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन वो शो मिस मत करना। उस शो का नाम है किस ऑफ द सी शो, जो एवरी नाइट अराउंड 8 बजे के आसपास चालू होता है। और 30 या 35 मिनट्स का शो है वो। पूरा शो देख के ही आपको वहाँ से एग्जिट करना है।
डे 14 को हमें सुबह जल्दी निकलना है विन वंडर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। विन वंडर्स एक थीम पार्क है, बेसिकली आप पकड़ लो कि इट्स अ डिज्नीलैंड ऑफ वियतनाम। तो एक थीम पार्क है, अच्छा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी बहुत बड़ा है थीम पार्क। यहाँ पे आपको वाटर पार्क भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप पूरा एंजॉय कर सकते हो, अगर फैमिली के साथ हो तो सबको यहाँ पे एंजॉय करने को मिलेगा। यहाँ पे एक सफारी भी रहता है, मतलब ग्रैंड वर्ल्ड सफारी करके और एक जगह है यहाँ पर, आप उसका भी अलग से टिकट निकाल के उसी दिन आप वो भी विजिट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको इवनिंग में शो देखने को मिलता है, फायर और फाउंटेन शो में रहता है वो इवनिंग का, वो भी आप देख लो। बहुत ही ब्यूटीफुल है वो भी शो, वो भी एक मेन अट्रैक्शन है, मतलब इस स्पेसिफिक लोकेशन का। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको विजिट करना है तो इवनिंग का शो देखने के बाद ही आपको वापस होटल में आना है। इवनिंग में आप फूकोक का नाइट मार्केट विजिट कर सकते हो। ज़्यादातर वहाँ पर आपको सी फूड मिलेगा या फिर बेसिकली वही सारी चीज़ें मिलेगी जो वियतनाम में हर एक नाइट मार्केट में मिलती है। तो बेसिकली आपका लास्ट दिन रहने वाला है फूकोक में। अगला जो दिन रहेगा डे 15, ये आपका रिटर्न डे है। उसके बाद आपको इंडिया वापस रिटर्न फ्लाइट लेके आना है। अगर आपको चाहिए तो आप और कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हो रिसर्च करके, लेकिन जो हमने बनाए हुए हैं ये सबसे रिकमेंडेड है। इसके अलावा बहुत सारे अट्रैक्शंस वहाँ पर है, लेकिन अभी वो फिलहाल ऑफ बीट है, ज़्यादा क्राउड आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। सो इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आपको सारे अट्रैक्शंस को विजिट करना है या नहीं फूकोक में। सो बेसिकली ये थी हमारी पूरी फूकोक की आइटनरी 15 डेज़ की। आप आपके हिसाब से आइटनरीज में चेंजेस कर सकते हो। मैंने हमारे तरफ से पूरा ट्राई किया आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर कुछ भी आपको लगता है कि मेरे से छूट गया या हमसे छूट गया इसमें इंक्लूड करना, तो आप डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स खुला है सबके लिए, आप कमेंट बॉक्स में पूछो, हम आपको उसका रिप्लाई देने का डेफिनेटली ट्राई करेंगे। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट बजट के बारे में। तो फ्लाइट्स और वीज़ा में मिनिमम आपको 30,000 रुपीज़ पर पर्सन लग जाएगा। फूड में 800 रुपीज़ पर डे, जिसमें आप 2 टाइम का मील इंक्लूड करवा सकते हो। होटल्स या फिर स्टे में आपको 3,000 रुपीज़ पर नाइट लग जाएगा, तो पर पर्सन हो गया 1,500 रुपीज़। अट्रैक्शंस और बाकी एक्टिविटीज़ का अगर आप टिकट पकड़ लो, एंट्री टिकट्स या कॉस्ट पकड़ लो, तो उसमें आपको मिनिमम लग जाएंगे पर पर्सन 20,000 रुपीज़। इंटरनल फ्लाइट्स के मैंने पकड़े हैं 15,000 रुपये, जिसमें आप हनोई से दनांग, दनांग से फूकोक या फूकोक से वापस आपकी हनोई या फिर होचिमिन सिटी की फ्लाइट इंक्लूडेड रहेगी। अगर सपोज आप सिर्फ 7 दिन की ट्रिप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके 15,000 रुपये बच जाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन में आपको लग जाएगा 10,000 रुपीज़, तो आप पकड़ के चलो पर पर्सन 5,000 रुपीज़। और मिसलिनियस जैसे कि छोटे मोटे खर्चे, जिसमें आप सिम कार्ड हो गया या बाकी कुछ चीज़ें हो गई, उसके मैंने पकड़े 5,000 रुपीज़। अब ये पूरा बजट ब्रेकडाउन आपके सामने है। अभी आप ये खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको इस बजट में ट्रैवल करना है या नहीं। और डेफिनेटली आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आप किस होटल में स्टे कर रहे हो, किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, और बाकी सारी चीज़ें आप किस टाइप के लग्जरी में या फिर इकोनॉमिकल वे में स्पेंड कर रहे हो, तो उससे यह बजट तो अफेक्ट होने वाला है। लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दिया है। अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप कि हमारी ये सारी इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको आपकी जो ट्रिप है वो अच्छे से प्लान कर सके, एक हमारे तरफ से एटलीस्ट 1% का आपको हेल्प हो सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या क्यूआर कोड स्कैन कर लो, उससे आप इंस्टाग्राम पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली मिलते हैं अगली वीडियो में, होपफुली एक नई सीरीज़ के साथ, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रोविंग।